हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये साइंस का लेक्चर नंबर 35 है, जो कि हम एमपी पुलिस 2021 के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका। और इसमें हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन 30 क्वेश्चनों में कम से कम 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, जो कि हाल ही के जो पैटर्न है उसमें चल रहा है वो। और 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज होंगे और कम से कम जो 15 क्वेश्चन होंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हर टॉपिक और हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर देंगे। और जितना भी आपने पढ़ा होगा आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैं आपको सारे यहाँ बताऊंगा। मतलब हम 100+ क्वेश्चन समथिंग कवर करेंगे ही करेंगे। और ये डेली लेक्चर रात को 9 बजे अपलोड होता है, तो आप इसी टाइमिंग पे देखें ज़्यादा बेटर होगा। आप एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अपने पेपर में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि खालिस्तान सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सीजियम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जो सीजियम है वह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होगा, ठीक है। कहाँ ये पीरियोडिक टेबल में वो देख लेते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो ये है सीजियम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 35 है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होता है, ठीक है, कौन सा, सीजियम। और यहाँ अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। मतलब क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर हम बात करें तो वो होगा कौन, क्लोरीन। मतलब परमाणु क्रमांक 17 वाला जो है क्लोरीन, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हो जाएगा। और जो सीजियम है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व होगा। और कभी ये पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व किस में पाए जाते हैं, तो फर्स्ट ब्लॉक में पाए जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले समूह में जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तत्व पाए जाते हैं और क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और इन सभी की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। और इन जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं क्षारीय धातु तत्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु तत्व। और सेकंड वाले को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु तत्व, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ये गलती से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन डल गया, पर कोई बात नहीं, कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के संचालन में बदलाव को सुनिश्चित करता है। तो ये एक ही क्वेश्चन डला है, कोई टेंशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, प्रोजेक्ट सशक्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए खालिस्तान ऊतक की कोशिका को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं उन ऊतक के निर्माण के लिए खालिस्तान ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कोलेनकाइमा, सेकंड ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड है यहाँ पर मेरिस्मेटिक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पेरेनकाइमा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो खुद अपने आप में एक ऊतक है, ये भी ऊतक है और ये भी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरिस्मेटिक। और मेरिस्मेटिक को विभाज्य ऊतक कहा जाता है, ठीक है। मेरिस्मेटिक इंग्लिश नेम है, परंतु उससे अगर हम बोले तो विभाज्य ऊतक बोलेंगे। और जो पौधे होते हैं उसमें स्पेशली 3 प्रकार के विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक होता है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है। और जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है ये काम क्या करता है, तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक अगर कोई पौधा है, ठीक है, तो इसका ये ऊपरी भाग और निचले भाग की वृद्धि में सहायक करता है कौन, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। एक होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक है, एक होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पार्श्व विभाज्य ऊतक है वो क्या काम करता है। तो सपोज ये कोई एक पौधा है आपके सामने, तो दोनों साइड ये जो वृद्धि करेगा, तने में दोनों साइड जो वृद्धि करेगा वो कौन करता है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक वृद्धि करता है। और एक होता है अंत्योशी विभाज्य ऊतकी, ठीक है, अंतवेशी विभाज्य ऊतक जो होता है ये क्या करता है, सपोज ये कोई पेड़ है, तो पेड़ में अगर ये कोई डाल निकली हुई है शाखा, तो इसके ये जोड़ में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये कोई एक पेड़ है और इसकी ये डाल निकली हुई है, तो डाल के जोड़ में पाया जाता है। और जहाँ पर ये पत्ती जुड़ी हुई है, लीफ जुड़ी हुई है, तो इसके डंठल जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है उसमें पाया जाता है कौन सा, अंतवेशीय ऊतक, ठीक है। तो आपने तीनों नाम याद कर लिए होंगे। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक किसी पौधे का ऊपरी और निचले भाग की वृद्धि में सहायक करता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक तने के दोनों साइड
पार्श्व वृद्धि में सहायक करता है। और अंतवेशी विभाज्य ऊतक क्या करता है, जहाँ पर पत्तियाँ जुड़ी हुई होती है पेड़ से, वो पत्तियों के जो जिस पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं डंठल भी कहा जाता है ना, या फिर जो पेड़ से शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं के जोड़ पे पाया जाता है कौन सा, तो ये पाया जाएगा अंतवेशी विभाज्य ऊतक। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, जो बांध होता है उसमें संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये अगर मान लो कोई नदी आई है, ठीक है, ये कोई नदी इधर से इधर बह रही है और यहाँ पर अगर हमने कोई बांध बना दिया तो पानी यहाँ भर जाएगा। तो एक्चुअल में ये स्थिर हो गया, पानी क्या हो गया है, स्थिर हो चुका है। मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर, है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि किसी स्प्रिंग को अगर हम दबा के रखें तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। घड़ी की चाबी को जो घड़ी की चाबी होती है उसमें संचित ऊर्जा भी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक बॉल को हमने ज़मीन से कुछ ऊपर उठाकर रखा है तो उस बॉल में भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1015वें नंबर का, कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जब वनस्पति तेल बनाते हैं ना, ठीक है, तो वनस्पति तेल का क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, तो इसमें एक उत्प्रेरक यूज होता है। तो उत्प्रेरक आपको पता होगा एक ऐसा कारक जो कि अभिक्रिया की तीव्रता बढ़ा देता है, उसे हम उत्प्रेरक बोलते हैं, और जिसकी खोज कौन ने की थी, बर्जीलियस ने की थी, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि वनस्पति तेल हाइड्रोजिनेशन उत्प्रेरक कैटलिस्ट में खालिस्तान के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज होता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, सेकंड ऑप्शन है लीड, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है निकेल। ठीक है, तो फाइनली वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो निकिल उत्प्रेरक यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब ये तो आपको याद रखना ही रखना है। तो एक मिनट ये देख लो कि निकिल है कहाँ, क्योंकि जब तक हम एक एक तत्व बार बार नहीं देखेंगे तब तक ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं होगी, है ना। तो यहाँ आप देखोगे परमाणु क्रमांक 28, ठीक है, कोबाल्ट और निकिल, तो ये रहा निकिल। और निकिल कौन से ब्लॉक का तत्व है ये पूछ लिया जाए तो किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और ये याद रख लीजिए कि निकिल के ग्रुप में पाया कौन कौन जाता है, तो निकिल, और यहाँ पर आ जाएगा पैलेडियम, और ये हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, मतलब निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो निकिल के बाद कौन आता है, तो कॉपर, निकिल के पहले कौन आता है, तो कोबाल्ट आता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, और डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखो बात हो रही है उत्प्रेरक की, तो मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक के नाम बता रहा हूँ। आप अगर चाहो तो उन्हें याद रख सकते हैं, या तो फिर उन्हें अगर नोट डाउन करोगे तो सबसे अच्छा होगा। तो सबसे पहला उत्प्रेरक है यहाँ पर लैक्टिक वैसिल, ठीक है, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक वैसिल। तो देखो वैसिली, लैक्टिक वैसिली, ये एक उत्प्रेरक का नाम है लैक्टिक वैसिली। ये करता क्या है, तो दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में मदद करता है। कौन, लैक्टिक वैसिली करता क्या है, तो दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में मदद करता है। एक सेकंड उत्प्रेरक का नाम भी आप याद रखिएगा, ये होता है डाई स्टेज एंजाइम, ठीक है, डाई स्टेज, ठीक है, एक होता है डाई स्टेज एंजाइम। तो ये करता है, ये भी एक उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करता है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो स्टार्च होता है उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि डाई स्टेज एंजाइम करता क्या है, तो स्टार्च को माल्टोज एंजाइम में कन्वर्ट करता है। और स्पेशली पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है, तो डाई स्टेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। एक थर्ड नाम आपको याद रखना है, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर कहीं ढूंढोगे तो एक साथ तो शायद ही कहीं मिलेंगे। एक होता है जाइमेज एंजाइम, ठीक है, जाइमेज, ठीक है, जाइमेज एंजाइम होता है। और ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, तो ये ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है उसे एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कौन, तो जाइमेज एंजाइम। और जाइमेज एंजाइम, अब पेपर में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला जो उत्प्रेरक है वो कौन सा है, तो जाइमेज एंजाइम होगा। ठीक है, एक और याद रखना है आपको क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, डाइकोडर्मी, ठीक है, डाइकोडर्मी एसिड। तो डाइकोडर्मी एसिड क्या करता है, तो गन्ने के शर्करा, ठीक है, गन्ने की शर्करा को सिरके में बदलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शर्करा
जो होती है उसको किस में बदलता है, तो सिरके में बदलता है। तो आपको याद रखना है कि डाइकोडर्मी, ठीक है, डाइकोडर्मी एसिड एक उत्प्रेरक है जो करता क्या है, तो शर्करा को सिरके में परिवर्तित करता है। एक और नाम आप याद रखिएगा कि इनवर्टेज, ठीक है, इनवर्टेज एंजाइम। एक होता है इनवर्टेज एंजाइम, ये भी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और परंतु ये गन्ने की जो शर्करा होती है ना, गन्ने की शक्कर जो होती है, शर्करा होती है, इसको ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। तो आपको देखो क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक क्या यूज होता है तो निकिल। फिर पहला हमने क्या बात करी है, लैक्टिक वैसिली। लैक्टिक वैसिली करता क्या है, तो दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में मदद करता है। सेकंड हमने पढ़ा कि डाई स्टेज एंजाइम जो एक उत्प्रेरक है, ये स्टार्च से माल्टोज बनाने में मदद करता है, स्टार्च से माल्टोज बनाने में डाई स्टेज। और थर्ड हमने क्या पढ़ा है कि जाइमेज एंजाइम क्या करता है, तो जाइमेज एंजाइम ये भी एक उत्प्रेरक है और ये ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में मदद करता है। एक फोर्थ नंबर का हमने पढ़ा है कि डाइकोडर्मी एसिड, ठीक है, डाइकोडर्मी एसिड पढ़ा जो गन्ने की शर्करा से सिरके के निर्माण में मदद करता है, कौन, डाइकोडर्मी एसिड। और एक हमने पढ़ा है इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, पाँचवें नंबर का इन्वर्टेज एंजाइम जो कि गन्ने की शर्करा को करता है क्या, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने में मदद करता है। और ये इससे अगर आता है कभी उत्प्रेरक से क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहो तो आप इसे एक नोट डाउन करके याद कर लो, या 2 से 3 बार अगर आप लेक्चर देख लेते तो भी बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1016 की यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान खालिस्तान होता है। अभिभावक मतलब एक तो देखो नर भाग लेता है, ठीक है, और एक मादा भाग लेती है, आपको ये पता है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अभिभावक होंगे। तो यहाँ बोला है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान खालिस्तान होता है। तो पहला ऑप्शन है इसके वंशाणु जिन का आधा भाग, सेकंड ऑप्शन है उनके वंशाणु जिन का 3/4 भाग, थर्ड ऑप्शन है उनके वंशाणु जिन का 1/4 भाग, और फोर्थ ऑप्शन है सभी वंशाणु जिन, ठीक है। तो देखो नर और मादा के आधे आधे जिन बन के क्या बनाएगा, एक पूरा गुणसूत्र का निर्माण करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि इनसे इनके वंशाणु जिनका आधा आधा भाग यूज होता है यौन प्रजनन में अभिभावकों का। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो ये तो आपको याद रखना ही है और याद होगा भी आपको, और काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन बना भी होगा। स्पेशली 2 चीज़ और याद रखना कि एक होती है पुरुष नसबंदी, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पुरुष नसबंदी, या फिर हम ये बोल सकते हैं पुरुषों का बाध्यकरण, और हिंदी अगर बोला जाए तो पुरुषों का बाध्यकरण। परंतु आप जिस भाषा में समझो वो ज़्यादा बेटर है, पुरुषों की नसबंदी। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, या पुरुषों के बाध्यकरण को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आपको ये नाम याद रखना है, वेसेक्टॉमी। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टॉमी कहा जाता है। या ये पूछा जाता है कि पुरुषों का बाध्यकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो वेसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्या होता है, महिलाओं में भी बाध्यकरण होता है, ठीक है, ठीक है, महिलाओं में बाध्यकरण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ लिया जाए तो आपसे ये कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। तो अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि महिलाओं के बाध्यकरण को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। वहीं पर पुरुषों के बाध्यकरण को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टॉमी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि ये क्या है, ठीक है, यूथेनिक्स क्या है, याद रखिएगा, यूथेनिक्स, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि यूथेनिक्स क्या है। तो ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसे भी लिख लीजिएगा कि यूथेनिक्स में क्या होता है, मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, जो उच्च अनुवांशिक लक्षण होते हैं मानव को उत्तर पालन पोषण, ठीक है, मतलब इसके बाद जो पालन पोषण एवं शिक्षण द्वारा विकास का अध्ययन किया जाता है किसमें, यूथेनिक्स में, ठीक है। आप ये याद रख लीजिएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि यौन प्रजनन में अभिभावकों का योगदान होता है, तो उनके वंशानुगत जिनका आधा भाग, उनके मतलब पुरुष और मादा दोनों के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1017 नंबर का कि खालिस्तान तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, देखो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बोला, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही, के साथ कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो है और साथ में क्या है, तो 3 कक्षाएं भी है। तो पहला ऑप्शन है आर्गन, सेकंड ऑप्शन है क्रिप्टॉन, थर्ड ऑप्शन है नियॉन, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर जीनॉन, ठीक है।
तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। वो क्या है? आर्गन है। कैसे होगा वो देखो। तो हम इतना जानते हैं कि 18वें वर्ग में क्या रखी है? अक्री गैस रखी है, जो कि होती क्या है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर होती कौन सी? जीनॉन, और फिर होती है रेडॉन, यही होती है। तो इसमें होता है एक कक्षक, इसमें होते हैं दो कक्षक, इसमें होते हैं तीन कक्षक। तो उसने क्या बोला कि तीन कक्षक भी होनी चाहिए। अगर आपको एक कक्षक के बारे में भी समझता है तो भी आर्गन आंसर है। और तीसरे कक्षक के साथ हीलियम में अंतिम कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा कि जो हीलियम उसमें अंतिम कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन सभी में अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18वें वर्ग में ऐसे कितने तत्व हैं जिसमें केवल और केवल बाहरी कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो केवल और केवल एक। और 18वें समूह में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये अगर आपसे पूछ ले जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक होता है OG। तो टोटल कितने हैं? 6 है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो फाइनली आपको ये याद रखना है कि बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षक इसमें है तो आर्गन में है। चाहो तो मैं इसे पीरियोडिक टेबल में दिखा दूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये है 18वां वर्ग। ठीक है, ये लास्ट वाला है 18वां वर्ग। तो यहाँ 18वें वर्ग में है हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 10, फिर है आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, क्रिप्टॉन परमाणु क्रमांक 36 है, जीनॉन परमाणु क्रमांक 54 है, रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 है। मतलब 2, 10, 18, 36, 56 और 86। ठीक है, परमाणु क्रमांक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसे शून्य समूह की गैस भी कहा जाता है, अक्री गैस भी कहा जाता है। अगर इनमें हम एक चीज़ और जो पेपर में पूछा जाता है कि जो ये जीनॉन है ना XE, ठीक है, जो जीनॉन है इसकी ये सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है इन सभी में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ये अक्री गैस है, इनमें ऐसी कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये आर्गन होती है। ठीक है, आर्गन जो है अक्री गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और वो भी कितना परसेंट? 0.6% पाई जाती है क्या? आर्गन हमारे वायुमंडल में। अब यहाँ आर्गन की बात हो रही है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना कि ये जो आर्गन है, ठीक है, एक मिनट, ये आर्गन है, इसकी खोज किसने की? अगर ये कभी पूछ लिया जाए तो की है रैमजे ने। ठीक है, कौन ने करी है? रैमजे ने। तो आर्गन की खोज किसने की है? तो रैमजे ने की है, ये आपको याद रखना है। और हीलियम की खोज आपको पता ही है, हमने पढ़ा था, फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की है। ठीक है, हीलियम की खोज कौन ने की है? तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की है। और यहाँ पर आर्गन की खोज किसने की है? तो रैमजे ने की है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1018वां। और एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास कि किसी वस्तु का भार 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार वेट क्या होगा? तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो W बराबर से होता है कितना है? mg होता है। तो W बराबर से m का मान कितना है हमारे पास? तो 20 है। ठीक है, और g का मान हमारे पास कितना है? तो 9.8 ये लिखा है। 9.8 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 196 न्यूटन आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है भार ज्ञात करने का। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का कि खालिस्तान एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर तो आपको पता ही होगा। द्विबीजपत्री मतलब जब इसे हम तोड़ते तो इसमें से दाल निकलती है, मतलब दो भागों में अलग अलग बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री पौधा बोलते हैं। पर यहाँ पर एक बीजपत्री के पौधे की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है डेजी, सेकंड ऑप्शन है गाजर, थर्ड ऑप्शन है लहसुन और फोर्थ ऑप्शन है गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लहसुन है ये एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लहसुन किस ग्रुप से है, तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो एक बीजपत्री पौधे हैं ना, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं वो 3 भागों में होते हैं। एक लिली एसी ग्रुप होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, थोड़ी सी आगे की बात है, लिली एसी। ठीक है, एक लिली एसी ग्रुप होता है। तो पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि लिली एसी ग्रुप किस बीज पत्र में आता है? तो एक बीज पत्र में आता है। एक होता है पामली, ठीक है, सॉरी पालमी बोलते हैं उसे ना, एक को बोलते हैं पालमी। तो पालमी भी एक बीजपत्री पौधे का एक ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक होता है ग्रेमिनेसी। ठीक है, एक कौन सा होता है? ग्रेमिनेसी होता है। तो ये याद रखना कि एक बीजपत्री के कितने ग्रुप है? 3, लिलिएसी, पालमी और ग्रेमिनेसी। अब लिलिएसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसमें आता है लहसुन और प्याज। ठीक है, लहसुन और
प्याज आता है कौन किस में, लिलिएसी में, जो कि एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण है। पालमी के अंदर क्या क्या आता है, तो आपको याद रखना है कि जो भी लंबे पौधे होते हैं जैसे सुपारी का पौधा, ठीक है, ताड़ का पौधा, नारियल का पौधा और खजूर का पौधा, ये सब के सब पालमी के अंतर्गत आते हैं और ये सब के सब एक बीजपत्री पौधे होंगे। कौन कौन, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। ग्रेमिनेसी ये भी एक बीजपत्री पौधों का ही एक कुल है और ग्रेमिनेसी के अंतर्गत क्या आता है, तो गेहूं आता है यहाँ पर, ठीक है, मक्का आता है, बांस आता है, गन्ना आता है, चावल और ज्वार आता है, ठीक है। तो ये सारे अगर आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके उतार लें और यदि नोट्स बना रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो फाइनली एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या था, लहसुन, और लहसुन किस कुल का है, तो लिलिएसी ग्रुप का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 1020 हो जाएगा कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान, ठीक है, कोई वस्तु है जो कि मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सबसे इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है। तो देखो ऊपर से वस्तु गिर रही है, तो जब ऊपर थी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक थी, जब नीचे गिर रही तो रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ेगी क्या, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। चाहो तो आप कोई एक वस्तु को ऊपर से गिरा के देख लो, नीचे आते तक उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड है क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1021 नंबर का, ठीक है, कि गार्ड कोशिका में खालिस्तान प्रवाहित होने पर, ठीक है, जो गार्ड कोशिका में खालिस्तान प्रवाहित होने पर वह फूल जाती है जिसे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको स्टोमेटा मतलब पता होगा, या 9th में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो गार्ड कोशिका में खालिस्तान प्रवाहित होने पर वह फूल जाती है जिसे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो स्टोमेटा का छिद्र क्यों खुलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पानी अधिक होने के कारण, सेकंड ऑप्शन है एंजाइम अधिक होने के कारण, ये मतलब एंजाइम प्रवाहित होने के कारण, थर्ड है रसायन प्रवाहित होने के कारण, और फोर्थ है हार्मोन प्रवाहित होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि गार्ड कोशिका में पानी प्रवाहित होने के कारण, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, पानी प्रवाहित होने के कारण वह फूल जाती है जिससे स्टोमेटा के छिद्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लिया है। एक छोटी चीज़ और याद रखिएगा स्टोमेटा का, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, एक मिनट। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक पत्ती का डायग्राम है, ठीक है। ये पत्ती आप जानते ही होंगे, और ये पत्ती में ये इस प्रकार का जो ये होता है डायग्राम, या इस प्रकार के चित्र आपने देखे होंगे, इन्हें कहा जाता है क्या, स्टोमेटा। और स्टोमेटा करता क्या है, तो H2O यहाँ से बाहर निकलता है। कब निकलता है, जब गार्ड कोशिका में पानी प्रवाहित करने के लिए ये फूल जाती है, क्या होती है, फूल जाती है, सूजन आ जाती है इसमें, तो स्टोमेटा खुल जाता है और H2O बाहर निकल जाता है, जिसे हम वाष्पीकरण के नाम से भी जानते हैं। और साथ में निकलता भी क्या, इसमें O2 निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना। और ये ओपन स्टोमेटा और ये क्लोज स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है, और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, पत्ती में पाए जाते हैं ना। तो आपको ये थोड़ा सा एक डायग्राम देख लोगे तो याद रखने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट था क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1022 की ब्लीचिंग पाउडर में खालिस्तान ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, ठीक है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है ये पूछा गया है, तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो भी आप आंसर लगाने में सक्षम हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन, और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। तो आप इस फॉर्मूले में लिख रहे होंगे मात्रा, और मात्रा क्या है, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसके अगर कलर की बात करें तो इसका कलर पेपर में पूछ ले जाते हैं तो हल्के पीले कलर का होता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला पूछ लिया जाता है तो CaOCl2 इसका फार्मूला होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ये आपको याद रखना है। और बात है क्लोरीन की, ठीक है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और ये 17वें समूह की ही गैस है, ये आपको याद रखना है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, परंतु मैं एक छोटा सा अलग से एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आयोडीन और एथिल एल्कोहल, ठीक है, आयोडीन और एथिल एल्कोहल को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो टिंचर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तो टिंचर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन गैस की बात हो रही तो क्लोरीन क्या करता है, ये फूलों का रंग उड़ा देता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1023 नंबर का कि 23.3 ग्राम जिंक में मोल की संख्या खालिस्तान होती है, ठीक है। तो जिंक की बात कर रहा है Zn, ठीक है। तो जिंक में क्या बोला है, मोल की संख्या कितनी होगी, वो भी कितने ग्राम, तो 23.3 ग्राम। तो सबसे पहले आपको मोल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर से होता है
दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, तो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आपको याद रखना है कि मोलों की संख्या जो होती है n बराबर से दिया गया द्रव्यमान m और परमाणु द्रव्यमान नीचे लिखते हैं, तो इससे क्या आएगा, मोलों की संख्या आएगी। तो दिया गया द्रव्यमान तो हमारे पास 2 पॉइंट कितना है, 33 है, परंतु परमाणु द्रव्यमान किसका, Zn का, तो परमाणु द्रव्यमान Zn का कितना है, तो 65.38, ये याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो Zn का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 65.38 है। जब इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर आ रहा होगा कितना, 0.35, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये थोड़े से उच्च स्तरीय के क्वेश्चन है, और उच्च स्तरीय नहीं मान सकते, मात्र 10th क्लास के क्वेश्चन है जहाँ पर मोलों की संकल्पना को डिस्कस किया गया है। तो ये हमारे पेपर में आने की संभावनाएं हैं। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, आप इसे अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए आपको 10th की NCERT पढ़नी पड़ेगी ना। एक अगला क्वेश्चन है 1024 नंबर का कि खालिस्तान नामक एक प्लेटवॉर्म में बहुत सामान्य आँखें होती है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा प्लेटवॉर्म होता है जिसमें एक सामान्य आँखें होती है जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास की पुस्तक से है, मैं आपको बता भी दूंगा ये कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है लीवर प्लूक, सेकंड ऑप्शन है टेपवर्म, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है एस्केरिस, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लेनेरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर की जो प्लेनेरिया होता है, तो प्लेनेरिया नामक एक प्लेट वॉर्म में बहुत सामान्य आँखें होती है, ठीक है। बहुत सामान्य आँखें होती है जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं, आँखें तो होती है पर वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेनेरिया का डायग्राम बता देता हूँ, उसमें किस प्रकार की आँखें होती है जो केवल और केवल आँखों का धब्बा होता है परंतु वो प्रकाश का पता लगाते हैं। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये 9th क्लास की पुस्तक का ही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। तो ये प्लेन एरिया है, ठीक है। तो प्लेन एरिया में आप देखोगे तो ये आंखों के धब्बे ये दिखाई दे रहे होंगे, और ये आंखों के धब्बे नाम मात्र के हैं, ठीक है, जो प्रकाश का पता लगाते हैं, ठीक है। और इसका ये मुख होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो प्लेनेरिया किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं। कौन, प्लेनेरिया, लीवर प्लूक और टेपवर्म। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत 3 चीज़ें आ रही है, प्लेनेरिया, लीवर प्लूक और टेपवर्म। इसमें मात्र प्लेनेरिया ऐसा है जो कि स्वपोषी अपना खाना खुद बनाता है, कौन, प्लेनेरिया। बाकी जो लीवर प्लूक और टेपवर्म जो है, ठीक है, लीवर प्लूक और टेपवर्म है, ये परजीवी होते हैं। मतलब जितने भी प्लेटी हेलमिंथीज के जो जीव है वो सब के सब परजीवी होते हैं, परंतु प्लेनेरिया क्या होते हैं, ये खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। सजीवी, स्वतंत्र जीवी या फिर स्वच्छंद होते हैं, कौन, तो प्लेनेरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्लेटी हेलमिंथीज ग्रुप के अंतर्गत एक प्लेनेरिया आ रहा है, लीवर प्लूक आ रहा है और टेपवर्म आ रहा है। 2 से 3 नाम अगर आप याद रख सको तो और अच्छी बात है, याद रखिएगा। फेलिओला, ठीक है, जो फेलिओला है ये किसके अंतर्गत आता है, अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि फेलिओला किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आता है प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत। एक होता है टीनिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप टीनिया नाम याद रख पाओ तो टीनिया एक प्लेटी हेलमिंथीज का एक हम बोल सकते हैं जीव है, ठीक है। जो टीनिया एक प्लेटी हेलमिंथीज ग्रुप का एक जीव है जो कि हमारी आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारी आंत में पाया जाने वाला एकमात्र प्लेटी हेलमिंथीज जीव कौन सा है, तो टीनिया नामक है। तो ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक होता है सिस्टोमा, ठीक है, क्या होता है, सिस्टोमा होता है। तो आपको याद रखना है कि सिस्टोमा, टीनिया, फेलिओला, प्लेनेरिया, लीवर प्लूक और टेपवर्म में सबके सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें याद रखोगे, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1025 नंबर का कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अगर आपने 10th क्लास की पुस्तक अच्छे से पढ़ी है और आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो एक परिभाषा सभी लोग याद रखते हैं, ठीक है, मैंने भी की है, आप लोगों ने भी की होगी, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। परिभाषा याद आ गई होगी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल प्रतिबल कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो क्या है, ये है क्षेत्रफल, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए जो बल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो अगर परिभाषा याद है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1026 कि 2500 वाट खालिस्तान किलो वाट के बराबर होता है। तो ये भी वाट्स है, ये भी वाट है, पर यहाँ पर क्या लगा है किलो। तो इस राशि को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका भाग देना पड़ेगा, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से जब भाग दोगे तो आ कितना जाएगा 2.5। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2500 वाट्स किसके बराबर होता है, तो 2.5 किलो वाट के बराबर होता है। तो 2.5 तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शक्ति किसका मात्रक है, तो ये पावर का मात्रक होगी। ठीक है, सॉरी वॉट्स किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1027 की जिंक कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को अलग करता है। सॉरी यहाँ पर लिखा जो गलत है ना, यहाँ आएगा ऐसा कॉमा, अब लिखा रहेगा जो जिंक है Zn, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को अलग कर देता है। तो जब ऐसा कुछ है कि जब जिंक की और कॉपर सल्फेट की क्रिया कराई जाती है तो कॉपर यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर जुड़ को जाता है, जिंक जुड़ जाता है, मतलब बनेगा क्या, ZnSO4 और कॉपर बनता है। तो जब जिंक और कॉपर सल्फेट की क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होते हैं कौन, तो यहाँ पर बोला है क्योंकि जिंक क्या होता है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होगा तभी तो वो सल्फेट के साथ क्या करेगा, क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट क्या है, राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 1028 की दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति खालिस्तान में अधिकतम होती है। तो देखो सिंपल सा यह है कि जो ये चार ऑप्शन है इनमें सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होती है, तो पहला ऑप्शन है निकिल, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर की जो एल्यूमिनियम है इसमें क्या होता है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम मतलब क्या, Al होगा, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 13 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होगा 13, और ये बोरान वाले ग्रुप में पाया जाता है, बोरान एल्यूमिनियम वहाँ पर। ठीक है, तो देखो किस में ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, तो एल्यूमिनियम में होती है। अब कितनी होती है ये अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना कि जो एल्यूमिनियम है इसमें ध्वनि की तीव्रता होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड। एक होता है लोहा, ठीक है, आयरन जिसे बोलते हैं, तो लोहे में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। किसमें, लोहे में ध्वनि की चाल, ये सब पूछे जाते हैं ना। एक होता है कांच, ठीक है, तो कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 4540 मीटर पर सेकेंड होती है, किसमें, कांच में। अब एक आता है जल, कि जल में ध्वनि की तीव्रता का मान कितना होता है, तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है, किसमें, जल में। समुद्री जल की अगर हम बात करें तो समुद्री जल में होता है कितना, तो 1533 मीटर पर सेकेंड होती है, किसमें, ध्वनि की चाल। तो देखो हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम में देखा 6420 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की चाल, आयरन में होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, कांच में होती है 4650 मीटर पर सेकेंड, जल में होती है 1483 मीटर पर सेकेंड, और समुद्री जल में होती है 1533 मीटर पर सेकेंड किसकी चाल, ध्वनि की चाल। कुछ और देख लेते हैं। यहाँ वायु की अगर हम बात कर ले तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, एल्कोहल में पूछ लिया जाता है तो एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1213 मीटर पर सेकेंड होती है। और हाइड्रोजन में पूछ लिया जाता है तो हाइड्रोजन में होती है 1269 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये तीन और याद रख लो, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की चाल, ठीक है, और एल्कोहल में होती है 1213 मीटर पर सेकेंड, और हाइड्रोजन में होती है 1269 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जितने मैंने आपको बताया 6 से 8 जिनमें ध्वनि की चाल, अगर ये याद रख लोगे तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इनसे ही बनता है, इनसे बाहर से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1029 की मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज खालिस्तान की पद्धति द्वारा प्राप्त किए थे। तो ये 10th क्लास की NCERT आपने पढ़ी होगी तो ही आपसे ये बनेगा। तो जो मेंडल थे, ठीक है, ये अनुवांशिकी के जन्मदाता भी है, जिन्होंने F1 पीढ़ी के जो पौधे से F2 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त किए थे वो किस पद्धति के द्वारा प्राप्त किए थे। तो पहला ऑप्शन है वनस्पति जनन, सेकंड ऑप्शन है स्वपरागण, थर्ड ऑप्शन है लैंगिक जनन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संकरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, राइट आंसर होगा किसके द्वारा, तो स्वपरागण द्वारा प्राप्त किए थे, कौन ने, मेंडल ने स्वपरागण
पद्धति के द्वारा F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है 1030 नंबर का कि बेंजीन के अणु, ठीक है, जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अणु में खालिस्तान दोहरे आबंध होते हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना क्या होता है, C6H6 होता है। किसका फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ बेंजीन का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। एक मिनट, ये C, यहाँ पर भी एक C आ जाएगा, यहाँ एक C आएगा, इधर एक C आएगा और यहाँ पर एक C आ जाएगा। यहाँ दोहरा बंद, यहाँ दोहरा बंद और यहाँ पर दोहरा बंद, ठीक है। और यहाँ पर एक जुड़ता हाइड्रोजन, यहाँ पर जोड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर जोड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर जोड़ेगा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये है बेंजीन की संरचना। थोड़ी उतनी अच्छी मैं नहीं बना पाया। सूत्र ये होता है C6H6 बेंजीन का। इसमें बोला कि उसने दोहरे आबंध कितने होते हैं, तो 1, 2 और 3। तो टोटल दोहरे आबंध कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बेंजीन नामक एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं, तो 3 दोहरे आबंध होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे के जो क्वेश्चन होंगे मैं उसमें करवाऊंगा कि जो बेंजीन है, ठीक है, जिसकी संरचना ये थी। एक मिनट में इसे फिर से बना देता हूँ क्योंकि उसके द्वारा ही आप इसे बहुत आसानी से याद रख पाओगे, नहीं तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी। यह है एक बेंजीन की संरचना, ठीक है। यहाँ पर दोहरा आबंध, यहाँ पर दोहरा आबंध और एक यहाँ पर दोहरा आबंध हो जाएगा। एक इधर है क्या, हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा हाँ मैनेज करिएगा। हाँ, एक इधर है हाइड्रोजन, एक यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक इधर है हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ से पूछा जाता है कि इस बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होंगे, ठीक है। तो देखो सिग्मा बंध उतने होते हैं जितने यहाँ पर बॉन्ड लगे हैं। तो यहाँ अगर देखो, एक मिनट पाई देख लेते हैं, जहाँ पर दोहरे आबंध है ना उतने पाई बंध बनते हैं। तो ये 1, 2 और 3। तो जहाँ पर दोहरा आबंध होता है, ठीक है, वहीं पर पाई बंध बनते। तो टोटल कितने पाई बंध बने इसमें, 3। ये पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने पाई बंध है, तो 3 होंगे। सिग्मा बंध की अगर हम बात करें तो जहाँ पर बंध बना मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल बंध कितने बने हैं, 12। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा बंध कितने हैं, 12 बेंजीन में, और 3 है पाई बंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, जो पेपर में आता ही आता है ना। और एक छोटा सा पॉइंट और याद अगर रख सको तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जब पाई बंध बनता है ना तो पार्श्व अतिव्यापन होता है, ठीक है। पार्श्व अतिव्यापन होता है, जो 11th क्लास जिसका होगा साइंस उन्होंने ये पढ़ा होगा कि पार्श्व अतिव्यापन से बनता है पाई बंध। और हम ये बोल सकते हैं कि रैखिक, ठीक है, रैखिक कक्ष, ठीक है, या फिर रैखिक आबंध से या फिर रैखिक अतिव्यापन से बनता है कौन सा, सिग्मा बंध। ये आपको याद रखना है। और एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो, मुझे याद आ गया यहाँ पर कि जो H2S है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो दिख रहा है पर यहाँ पर H2O नहीं, H2S, इसमें ये H2S तो दिख रहा है पर इसमें कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है 1031वें नंबर का कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो एक परमाणु मूवी आई थी, वो आपने देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ पर किया गया था। तो पहला ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, सेकंड ऑप्शन है कलपक्कम, थर्ड ऑप्शन है तारापुर और फोर्थ ऑप्शन है पोखरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ पर किया, तो पोखरण में किया था। और कब किया था इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो 11 मई, ठीक है, याद रखिएगा 11 मई 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था सबसे पहला परमाणु परीक्षण, 11 मई और 1974। और इसको नाम क्या दिया गया था, तो लाफिंग गुद्दा, ठीक है, लाफिंग गुद्दा नाम दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत में पहला परमाणु उपकरण परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, ठीक है। कब हुआ था, तो 11 मई 1974 को हुआ था। उसे नाम क्या दिया गया था, लाफिंग गुद्दा नाम दिया था। भारत ने फिर 2 बार और ये परीक्षण करें कहाँ, पोखरण में ही। ये कब करें, तो 11 मई 1998 में किए हैं, 11 मई 1998 में भी किया है और एक 13 मई 1998 में भी
किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 11 मई 1998 में भी परमाणु परीक्षण हुआ है और 13 मई 1998 में भी परमाणु परीक्षण हुआ है। और इसका नाम क्या दिया था, तो जब 98 में जो हुआ था तो इसको बोला शक्ति 98। ठीक है, शक्ति 98 नाम दिया था, तो ये आप याद रखोगे। और पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। तो ये जो डेट दी है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक और डेट आती है कि विश्व में पहली बार किसने परमाणु परीक्षण किया था, तो ये करा था अमेरिका ने। कब करा था, तो 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई 1945 में किया था अमेरिका ने परमाणु परीक्षण। कब, 17 जुलाई 1945। और अगर परमाणु परीक्षण से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 1032 नंबर का कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। जो अनुमस्तिष्क होता है वो किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है सोचने से, सेकंड है स्मरण रखना और भूख से, थर्ड है सभी अनैच्छिक कार्य और फोर्थ ऑप्शन है मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर कि जो अनुमस्तिष्क होता है ये किससे संबंधित है, तो मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय से। 1 मिनट में आपको इससे बता देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये है ब्रेन। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है और ये है अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम, इंग्लिश में कहा जाता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम करता क्या है, तो ये याद रखिएगा कि हमारी जितनी भी पेशियां हैं उनको नियंत्रित या उनमें समन्वयन कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। अभी मैं जो ये बोल रहा हूँ तो बोलने में जो समझ विकसित करता है और मैं अच्छे से बोल पाता हूँ, इसे कौन कंट्रोल करता है, तो इसे भी अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं वो अपने शरीर में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, अच्छे से खड़े नहीं रह पाते, तो उसके किस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अनुमस्तिष्क में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखने हैं कि समन्वयन, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है और ये एक पश्चिम मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये है अनुमस्तिष्क, यहाँ पर होता है ये मेरुरज्जु, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, आप देखोगे हाइपोथैलेमस है ये। ठीक है, और ये इधर अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा जिसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं, और ये मध्य मस्तिष्क होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम याद रखोगे, कहीं ना कहीं जब भी अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप इससे समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है। ठीक है, जो टार्ट्रिक एसिड है वो किसका एक घटक है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है सिरका, सेकंड ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, थर्ड ऑप्शन है वॉशिंग सोडा और फोर्थ ऑप्शन है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। किसका है, बेकिंग पाउडर का एक घटक है कौन, टार्ट्रिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि टार्ट्रिक एसिड किसका घटक है, तो बेकिंग पाउडर का घटक होगा। और हम बेकिंग पाउडर मतलब क्या होता है, तो जो बेकरी उद्योग में यूज़ किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग पाउडर को। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है किसका, बेकिंग सोडे का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1034 की खालिस्तान सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब विद्युत तापन उपकरण जो होते हैं जैसे विद्युत प्रेस हुआ। ठीक है, आप विद्युत प्रेस और साथ में हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत हीटर, इनमें किसका यूज़ होता है, तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम का, सेकंड ऑप्शन है कॉपर का, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम का और फोर्थ ऑप्शन है आयरन का। तो विद्युत तापन मतलब क्या हो जाएगा, हीटर हुआ, या फिर आपकी जो विद्युत प्रेस होती है इस्त्री, उसकी बात करें तो उसमें किस क्या यूज़ होता है, तो नाइक्रोम का यूज़ होता है। ठीक है, किसका, नाइक्रोम के तार का यूज़ होता है। और नाइक्रोम बनता है किससे, तो निकिल से, क्रोमियम से और आयरन से मिलकर बनता है कौन, नाइक्रोम। ठीक है, तो आपसे ये पूछ ले जाए कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, किससे मिलकर बनती है, तो निकिल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनती है, जो कि विद्युत उपकरण मतलब प्रेस में जो कॉइल लगी होती है वो। और ये बोल सकते हैं हम कि जो विद्युत हीटर आता है उसमें यूज़ होता है वो, तो क्या हो जाएगा, नाइक्रोम होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर 1035 नंबर का कि एथेनॉल का सूत्र क्या है। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या है, तो क्या होता है, C2H5OH होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो C2H5OH ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर, एथेनॉल, जिसको हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जिसे सामान्यतः दारू बोलते हैं लोग, है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1036 नंबर का कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, जो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो पहला ऑप्शन है काइटिन की, सेकंड ऑप्शन है केवल पैकेटिन की, थर्ड ऑप्शन है मुनेर की और फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज और पैकेटिन की।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर की जो सेलुलोज और पैकिटिन की बनी होती है क्या, पादप कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 2 पॉइंट स्पेशली याद रखना, अगर याद रख सको तो। एक प्रोक्यूरेटिक कोशिका होती है, तो जो प्रोक्यूरेटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। याद रखना कि जो प्रोक्यूरेटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति अगर बन रही है तो वो प्रोक्यूरेटिक और कार्बोहाइड्रेट की बनती है, परंतु जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और पैकिटिन की बनती है। ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। और यहाँ काइटिन दिया है, तो काइटिन क्या होती है, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ना, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। तो फाइनली क्वेश्चन क्या था कि पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज और पैकिटिन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1037 नंबर का कि अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है, एक हार्ड मैट्रिक्स, जो अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होते हैं जो बने होते हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स किसका बना होता है ये हमसे यहाँ पूछ लिया है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर की कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है क्या, हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कि अस्थि कोशिकाओं में होता है। बात अस्थि की हो रही है तो हम अस्थि से 4 से 5 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बाकी हार्ड मैट्रिक्स किसका बना है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। इसको याद रखने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब ये देखो सबसे पहले 1 मिनट, ये है मांसपेशी, ठीक है, ये है मांसपेशी और ये हड्डी। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि हड्डी को मांसपेशी से अगर जोड़ते हैं तो वो कौन जोड़कर रखता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो टेंडन, ठीक है, तो टेंडन करता क्या है, तो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, या हड्डी और मांसपेशियों के बंध को क्या कहा जाता है, तो टेंडन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको ये याद रखना है कि इसे कहा जाता है लिगामेंट, मतलब जहाँ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जब जुड़ती है तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जो बंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो लिगामेंट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रख ली, एक लिगामेंट और दूसरा हमने टेंडन। तो टेंडन क्या कर रहा है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा है, और लिगामेंट क्या कर रहा है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है। अगला ये एक डायग्राम है, ठीक है, इतनी हड्डी, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि क्रेनियम हड्डी कहाँ पाई जाती थी, जो सर की हड्डी होती है ना, खोपड़ी, वो होती है किसकी, उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंडिबल जो आ रहा है, मैंडिबल कौन सी हड्डी हो जाएगी, तो आपका जो जबड़ा हिल रहा होगा ना, आप मुंह हिला के देखिए तो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट हिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैंडिबल हड्डी होती है वो। स्टर्नम कौन सी होती है, तो आप अपनी छाती को छुओगे तो यहाँ बीच में जो हड्डी है उसे स्टर्नम कहा जाता है। एक रिब्स, ठीक है, जहाँ पर आपका जो ये है सामने हृदय वगैरह उसको संरक्षित जो सामने का पार्ट है उस बुक ये उन्हें क्या कहा जाता है, रिब्स की हड्डी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लेविकल हड्डी, ठीक है, तो क्लेविकल हड्डी कहाँ पर होती है, तो आप जैसे अपने गर्दन के नीचे टच करोगे तो 2 हड्डी आपको साइड में दिख रही होगी, जस्ट गर्दन के नीचे, ठीक है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है क्लेविकल को, तो वो हो जाएगी क्लेविकल, ठीक है। स्कैपुला अगर आप देखोगे तो गर्दन के साइड में थोड़ी सी जहाँ से आपका ये जो हाथ जुड़ा हुआ है वहाँ पर होता है कौन सी, स्कैपुला हड्डी होती है, और एक होती है ह्यूमरस हड्डी, ठीक है, ह्यूमरस हड्डी होती है। तो आप देखोगे तो आपकी जो मसल से बॉडी है जिसे हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है, तो वो होती है कौन सी हड्डी होती है वहाँ पर, तो ह्यूमरस हड्डी होती है। एक होती है रेडिस, ठीक है, रेडिस और एक अल्ना, ठीक है। तो हाथ अगर आप देखोगे तो ये रेडिस हड्डी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अंगूठे के साइड होती है कौन सी, रेडिस हड्डी। आप देखोगे तो आपके जो हाथ का नीचे का पार्ट है उसमें 2 हड्डी है, एक है अल्ना और एक है रेडिस। तो रेडिस से ऊपर वाली अंगूठे के साथ जो जोड़ी है बीच में वो, और ये सेकेंड वाली है कौन सी, तो अल्ना, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये उंगलियों की हड्डी को हम फेलेंजेस वैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर कार्पल और मेटाकार्पल और फेलेंजेस आती है, ये आपको हड्डी के नाम याद रखना है। और इसे जब जितने बार भी आप हड्डी का क्वेश्चन आएगा मैं हर बार ये डायग्राम दिखा दिया करूँगा, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। बाकी अगर आप याद करोगे तो अच्छा है। ये इस हड्डी को क्या कहा जाता है, तो इलियम कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। और ये वाली लास्ट वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं हम सेक्रम, क्या बोलते हैं, सेक्रम। और जो सबसे अंतिम है इसको हम क्या बोलते हैं, पूबिस, ठीक है। ये हड्डी कौन सी हो जाएगी, पूबिस। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इलियम, सेक्रम और प्यूबिल्स। और ये वाली जो हड्डी है देखो यहाँ पर हाथ की हड्डी जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर दिया है, ये है कार्पलस, ठीक है, जहाँ से आपका हाथ जुड़ा हुआ है आप मूव कर पा रहे होंगे वो कार्पलस होती है। टोटल इसमें 8 हड्डियाँ होती है कार्पलस में। और एक मेटा कार्पलस, मतलब आपकी जो हथेली बनी हुई है ना, हथेली टोटल 5 हड्डियों से बनती है, तो उसे हम बोलते हैं मेटा कार्पलस। और जिसकी उंगलियों की जो हड्डी है उसको हम बोलते हैं फेलेंजेस कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो हड्डी है यहाँ पर, ठीक है, आपके कुल्ले के साइड, उसको हम बोलते हैं स्केरियम, ठीक है, सॉरी स्क्रियम।
और यहाँ पर आ जाएगा फीमर, आपको पता ही है अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी जांघ की हड्डी फीमर, ये आपको पता होगा। और ये जो इसे कहा जाता है पटेला, जहाँ पर आपके देखो पैर का जो पार्ट जुड़ा हुआ होगा ना, एक कटोरी जिसको बोलते हैं, आप पता नहीं क्या क्या इसको बोलते हैं लोग, तो इसे कहा जाता है ये पटेला की हड्डी है। यहाँ पर इसको कहा जाता है टीबिया, आगे की जो हड्डी होती है हमारे पैर में उसे टीबिया, और पीछे वाली जो हड्डी होती है उसे कहा जाता है फेबुला, ठीक है। और जहाँ से हमारा पैर नीचे जुड़ा हुआ होता है जॉइंट, उसे टार्सल बोलते हैं। और टार्सल के बाद ये वाली जो हड्डी है यहाँ पर आता है मेटाटार्सल। तो टार्सल की संख्या 7 होती है, ठीक है। टार्सल कितनी होती है? 7। मेटाटार्सल है यहाँ पर 5, और ये हो जाएगी फेलेंजस उंगलियों की हड्डी। तो ये डायग्राम जितने बार भी अब हमारा को पेपर में, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा इसे दिखा दिया करेंगे। और ये 2 पार्ट भी आपको याद रखना है, ये है हमारा लिगामेंट, हड्डी से हड्डी जोड़ता है, और ये है टेंडन, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है लेक्चर हमारा लंबा हो रहा, परंतु अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई लंबा नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें यहाँ देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1038 नंबर का कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ये परमाणु हो गया, ये एक कक्षक है, तो के कोष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अगर ये परमाणु है, ये के कोष हुआ, और ये के बाद क्या आता है? एल, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। तो ये याद रखना है कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। के बाद एल और एम, एल में कितने होते हैं? तो 8। एम में कितने होते हैं? तो 18। यही पूछे जाते हैं बेसिकली। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। एल में अगर पूछता तो 8, और एम में पूछता तो कितना? 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरे को निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। तो जो हीरा है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ये पूछा गया हमसे। तो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्टली फैक्ट ही है, आपको ऐसा ही याद करना पड़ेगा। 2.42 होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका? तो हीरे का, ठीक है। और हीरा एक अपरूप है किसका? कार्बन का, ये आपको पता होगा। एक स्पेशल पॉइंट याद रखना, एक होता है काला हीरा, ठीक है। तो काले हीरे का यूज़ कहाँ होता है, ये पूछा जाता है। तो कांच काटने के लिए यूज़ किया जाता है किसका? काले हीरे का यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घट जाता है। चाहो तो आप इसे लिख लो या याद कर लो कि ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है। ये जो अपवर्तनांक है, ताप अगर हम बढ़ा दें हीरे का भी तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब 2.42 से वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1040 नंबर का कि n बराबर से 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा किए जा सकने वाले घूर्णनों की संख्या, यदि पहले का पहिए का व्यास 83 सेंटीमीटर है तो n का मान ज्ञात करो। तो यार एक मैथ्स का एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि n बराबर से टोटल चक्करों की संख्या, या हम ये बोल सकते कि देखो फॉर्मूला ऐसा कुछ है, कुल दूरी, ठीक है। अब कुल दूरी बराबर से n गुणित 2πr फार्मूला लगाओगे हमेशा, और हमेशा चक्करों की संख्या डायरेक्ट आ जाएगी। तो कुल दूरी कितनी है? 99 किलोमीटर। तो यहाँ जाएगा 99 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा, और 100 का और गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। बटे में जाएगा 2, ठीक है। पाई का मान कितना जाएगा? 22। बटे में 7 आएगा तो 7 का इधर गुणा हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है? 63 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास को हम भाग दे देंगे 63 को, तो ये 2 से भाग देंगे त्रिज्या, तो 2 से भाग देंगे तो फाइनली 2 ऊपर जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो n का मान आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल दूरी बराबर से ये होता है, तो n का मान कितना आ जाएगा? तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने राउंड पूरा करेगा? तो 50,000। बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन था पर यहाँ डला है तो कोई बात नहीं, फिजिक्स के अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें आती है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।